नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में आ गए हैं और पालघर में साधुओं की हत्या की जांच का मुंह मोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका पूरा खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। उद्धव ठाकरे ने सोचा नहीं था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनते ही उनके सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार महाराष्ट्र पर पड़ी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के लालच में उनकी हिंदू छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या जाकर और वहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास को मंदिर निर्माण के लिए बाला साहब ट्रस्ट से फंड देकर उद्धव ठाकरे ने अपनी हिंदू छवि में लगे दाग को किसी हद तक धो लिया था। लेकिन पालघर में 2 साधुओं की हत्या की ढीली ढाली जांच और लिपापोती वाली जांच ने उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में ला खड़ा किया है। एक तरफ हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने अब सुनवाई स्थगित कर दी है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। राम जन्मभूमि से जूना अखाड़े का सीधा रिश्ता है और पालघर में मारे गए दोनों साधु जूना अखाड़े के ही थे। जो जूना अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का केस लड़ रहा था, वही जूना अखाड़ा अब उद्धव सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच ने हत्या में किसी तरह की साजिश की थ्योरी को नकार दिया है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन जांच कर रही टीम ने यह साफ कह दिया है कि किसी तरह की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं, कोई आशंका नहीं है। इसलिए सीबीआई या एनआईए से जांच कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर 11 जून को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार समेत सभी अन्य एजेंसियों को, सभी अन्य पक्षकारों को जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब सारी निगाह इस बात पर लगी है कि उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड लेगी। अगर वह केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने की बात मान जाती है तो कांग्रेस और एनसीपी उन्हें शक की निगाह से देखेंगे, और अगर वह नहीं मानते हैं तो जूना अखाड़ा के नागा साधु आंदोलन का रास्ता अपनाकर उनके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। और नागा साधुओं ने साफ कह दिया है कि अगर साधुओं की जांच निष्पक्ष ना हुई, अगर नतीजा साफ सुथरा ना निकला, तो वे महाराष्ट्र की ईंट से ईंट बजा देंगे। उद्धव ठाकरे को पूरा विश्वास है कि अगर यह नौबत आई तो शिवसेना टूटने के कगार पर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और उनकी साख भी मिट्टी में मिल जाएगी और वह मुख्यमंत्री पद पर भी बने नहीं रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम की 3 सदस्यीय पीठ कर रही है। पहली याचिका श्री पंच दशनन जूना अखाड़ा की तरफ से साधुओं और मृतक साधुओं के परिवारों की तरफ से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पालघर जिले में हुई इस घटना की जांच राज्य पुलिस दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रही है। हमने बताया कि जांच में इतना तो बता दिया गया है कि किसी तरह की साजिश नहीं है, जबकि सारा मामला तो इसी साजिश पर टिका हुआ है, क्योंकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह पूरी तैयारी के साथ एक साजिश के तहत हत्या की गई थी। दूसरी याचिका पर हम आते हैं तो दूसरी याचिका एक सामान्य व्यक्ति घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है, और उसका कहना है क्योंकि यह एक बड़ी साजिश है, इसके तार कई जगह से जुड़े हुए हैं और इसलिए इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से ही करवाई जानी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो एनआईए का भी जिक्र किया है। अपनी साख बचाने के लिए उद्धव तो पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने की बात मान जाते। ऐसी हमारे पास पुष्ट जानकारी है कि एनसीपी के अंदर बवाल होने की वजह से वह उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन शरद पवार ने, जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने की बात से मना कर दिया था। और ये सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जो भी काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, वो शरद पवार से पूछकर करते हैं, क्योंकि उनकी सरकार बनाने की सारी व्यूह रचना शरद पवार ने की थी और उन्होंने ही सोनिया गांधी को इसके लिए राजी किया था। और शरद पवार की पार्टी के ही अनिल देशमुख गृह मंत्री है,
जिन्होंने सबसे पहले आकर के ये कह दिया था कि ईसाई मिशनरियों और वामपंथियों की साजिश नहीं है, यह एक मिस आइडेंटिटी के कारण हुआ है, पहचान की गलती के कारण हुआ है। और उन्होंने, लोगों ने, वहां पर भीड़ ने उसको चोर समझ लिया था। और उसी जो बात देशमुख ने कही थी उसी को ही मानते हुए मुख्यमंत्री ने भी इस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि ना तो इसमें ईसाई मिशनरियों का हाथ है और ना ही इसमें वामपंथियों का हाथ है। अब जांच टीम ने भी लगभग वही बात कही है और जांच इसकी साजिश की आशंका को नकार दिया है। देशमुख के कहने पर उद्धव ठाकरे ने जो कहा था, अब शायद उनको इसका पछतावा भी होने लगा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र पुलिस की जांच निश्चित रूप से शक के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि जो बात पहले मुख्यमंत्री ने कही, जो गृह मंत्री ने कही, वही जांच एजेंसी कह रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जांच का मुंह मोड़ दिया था और पुलिस जो जांच करने वाली है उसको एक तरह से संकेत दे दिया था कि उनको क्या कहना है। और शरद पवार के कहने पर उसी समय उन्होंने निष्पक्ष किसी जांच एजेंसी से जांच करवाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने यहां तक किया कि उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके ये कहा कि ये सारा जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है इसको रोका जाना चाहिए। और उनका सीधा आशय ये था कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इस सारे मामले को सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं, जबकि सांप्रदायिक रूप नहीं है। अमित शाह ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था, हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अमित शाह उनसे सहमत हैं। अब एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ साधुओं की हत्या पर लीपापोती का ठीकरा। इस बीच कांग्रेस और एनसीपी की ओर से कई तरह के अनैतिक दबाव, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था। जब वे मुख्यमंत्री बन रहे थे उन्होंने नहीं सोचा था कि इस प्रकार उन्हें हर मुद्दे पर दबाव का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने तो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह करके पल्ला झाड़ लिया कि महाराष्ट्र की सरकार से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, हम सिर्फ समर्थन कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस सरकार में भागीदार है, उनके मंत्री हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार की कमजोरियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में दरार अब साफ दिख रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद बाला साहब थोराट का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे सरकार के साथ मतभेद हैं। हालांकि वो मंत्री हैं, राज्य के कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी माना है कि गठबंधन सरकार में अनबन है। इधर कोरोना वायरस की भयंकर तबाही के बीच ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उनको बुलाया है। और भगत सिंह कोश्यारी ने जिस प्रकार उनका बचाव किया था, आपको याद होगा कि अगर वह 6 महीने के भीतर विधान परिषद के सदस्य नहीं बनते तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता और उसके बाद हो सकता था कि गठबंधन के अंदर एक नई समीकरण उभर कर आते और उनको मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया जाता। यह एक राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता था। वैसे ये भी हो सकता था कि उनको 6 महीने के बाद इस्तीफा देने के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेते, गठबंधन में एक सहमति भी उनके नाम पर रहती। लेकिन एक आशंका तो थी ही। तब भगत सिंह कोश्यारी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बातचीत करके उनके विधान परिषद में पहुंचने का रास्ता साफ किया। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और गवर्नर के कहने पर चुनाव आयोग ने विधान परिषद के चुनाव करवाए, जिस कारण वह अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। तो अब उनके हृदय में कुछ परिवर्तन भी दिखाई देने लगा है। इसके संकेत पालघर की घटना पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवसेना के एक सांसद से हुई बातचीत से मिलता है। और वह शिवसेना का सांसद वह है जो इस सरकार के गठन का आर्किटेक्ट है। तो वह हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी जी को मिला था और भगत सिंह कोश्यारी और उनकी बातचीत के बारे में जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये है कि वह ये इस तरह का संकेत दे करके आए हैं कि हत्या की जांच किसी पुलिस से हटा करके किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हो जाएंगे। और जो सुझाव आ रहा है वो सुझाव इस तरह का है कि श्री कृष्ण आयोग की तरह ही कोई जांच आयोग या न्यायिक जांच का प्रस्ताव मुख्यमंत्री रख सकते हैं, जिसमें आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो इस तरह का होगा कि विवादास्पद ना हो और गैर मराठी ये बना दिया जाए। जैसे श्री कृष्णा आयोग का जो अध्यक्ष था, मतलब श्री कृष्णा जो थे वह भी गुजरात के जज थे, गुजरात के मूल निवासी थे और उनको श्री कृष्णा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको ध्यान होगा श्री कृष्णा आयोग 2003 के दंगों जो हिंसा वहां पर हुई थी उसकी जांच के लिए बिठाया गया था और उस आयोग ने शरद पवार तक पर सवाल उठाए थे और इस
रिपोर्ट को विधानसभा में रखा गया था और इस रिपोर्ट के आधार पर ही 100 से ज़्यादा लोगों को जेल में जाना पड़ा था। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि शरद पवार और कांग्रेस की सहमति के बिना क्या उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में आयोग से जांच करवाने का प्रस्ताव पेश करवा सकेंगे, क्योंकि दोनों ही दल नहीं चाहते कि जांच किसी ऐसी एजेंसी के हाथ में चली जाए जिससे असली दोषी सामने आ जाए। इसलिए इन दोनों दलों का दबाव है कि जांच महाराष्ट्र पुलिस के पास ही रहे, जिसकी कमान गृह मंत्री के नाते एनसीपी के हाथ में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बाबा साहब थोराट, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकार मिलना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि उनको शक है कि मुख्यमंत्री और एनसीपी मिलकर के इस प्रकार के कुछ फैसले कर लेते हैं जिसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाता। इसलिए जब भी सरकार के फैसले हो उसमें तीनों दलों के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए, कांग्रेस को भी उस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इससे ये भी संकेत मिलता है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वह भी उद्धव ठाकरे से नाराजगी के कारण कही थी और यह दरार अब आप साफ देख सकते हैं। अब अगर शरद पवार और सोनिया गांधी की सहमति के बिना उद्धव ठाकरे के निर्देश पर महाराष्ट्र के महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में आयोग या न्यायिक जांच का प्रस्ताव रखते हैं तो राजनीतिक तौर पर उद्धव सरकार में दरार पड़ेगी। लेकिन संकेत हैं कि भगत सिंह कोश्यारी, अमित शाह और मोदी की ओर से राजनीतिक संरक्षण मिलने के बाद उद्धव ठाकरे के हौसले कुछ बुलंद हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाने पर उद्धव ठाकरे सहमति दे रहे हैं।